नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के महत्वपूर्ण टॉपिक शून्य करार वाइड एग्रीमेंट के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएसजे, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम जुडिशरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। शून्य करार क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ कोई भी करार संविदा होने के लिए आवश्यक है कि उन करारों को विधि द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो। लोकहित में कुछ ऐसे करार हैं जिन्हें विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 2G के अनुसार जो करार विधि द्वारा परावर्तित न कराया जा सके वे शून्य करार कहलाता है। अतः ऐसे करार का कोई विधिक परिणाम नहीं निकलता है और वे शुरू से ही शून्य होते हैं। कानून की नज़र में ऐसे करार का कोई मूल्य नहीं होता है। ऐसा करार जो किसी व्यापार, विवाह या विधिक कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने के लिए किया गया हो, शून्य करार कहलाता है। भारतीय संविदा अधिनियम में शून्य करार से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं। अयोग्य पक्षकारों द्वारा या उनके साथ किया गया करार, धारा 10 एवं 11। गलती द्वारा किया गया करार, धारा 20। करार जिसका प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है, धारा 23 एवं 24। प्रतिफल के बिना किया गया करार, धारा 25। विवाह अवरोधक करार, धारा 26। व्यापार अवरोधक करार, धारा 27। विधिक कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वाले करार, धारा 28। अनिश्चित अर्थ वाले करार, धारा 29। बाजी या जुआ के करार, धारा 30। असंभव कार्य करने के करार, धारा 56। शून्य करार से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 उन करारों पर लागू होती है जिनका उद्देश्य या प्रतिफल पूर्णतः अवैध होता है, पर कुछ ऐसे भी करार हो सकते हैं जिनकी कुछ शर्तें तो वैध हों और कुछ अवैध। ऐसे करारों पर अधिनियम की धारा 24, 57 और 58 लागू होती है। यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल आंशिक रूप से विधि विरुद्ध हो तो क्या होगा? धारा 24 कहती है कि यदि किसी करार में वैध और अवैध कार्यों को करने के लिए अलग अलग वचन दिए गए हों तथा करार का वैध भाग उसके अवैध भाग से अलग नहीं किया जा सकता हो, अर्थात विभिन्न वचनों के प्रतिफल के रूप में एक ही धनराशि निर्धारित की गई हो, तो पूरे का पूरा करार अवैध एवं शून्य घोषित होगा। अधिनियम की धारा 57 कहती है कि यदि किसी करार में वैध एवं अवैध कार्यों को करने के लिए पारस्परिक वचन दिए गए हों और करार का वैध भाग उसके अवैध भाग से अलग किया जा सकता हो, अर्थात उसके अलग अलग वचनों के लिए अलग अलग प्रतिफल निर्धारित किया गया हो, तो उसका वैध भाग संविदा होता है और अवैध भाग शून्य करार होता है। वहीं धारा 58 कहती है कि यदि किसी करार में कोई ऐसा वैकल्पिक वचन दिया गया हो जिसका एक भाग वैध हो और दूसरा भाग अवैध हो, तो केवल उस भाग का ही परिवर्तन कराया जा सकता है जो भाग वैध हो। अधिनियम की धारा 57 कहती है कि यदि किसी करार में वैध एवं अवैध कार्यों को करने के लिए पारस्परिक वचन दिए गए हों और करार का वैध भाग उसके अवैध भाग से अलग किया जा सकता हो, अर्थात उसके अलग अलग वचनों के लिए अलग अलग प्रतिफल निर्धारित किया गया हो, तो उसका वैध भाग संविदा होता है और अवैध भाग शून्य करार होता है। वहीं धारा 58 कहती है कि यदि किसी करार में कोई ऐसा वैकल्पिक वचन दिया गया हो जिसका एक भाग वैध हो और दूसरा भाग अवैध हो, तो केवल उस भाग का ही परिवर्तन कराया जा सकता है जो भाग वैध हो। व्यापार में रुकावट डालने वाले करार, धारा 27। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कोई भी वैध कारोबार, व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे अधिकार को किसी करार के द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है। धारा 27 कहती है कि ऐसा प्रत्येक करार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी वैध कारोबार, व्यापार अथवा व्यवसाय करने से वंचित किया जाता है तो वे शून्य होगा। अधिनियम की धारा 27 घोषित करती है कि किसी व्यक्ति को कोई विधिपूर्ण पेशा, व्यापार अथवा कारोबार करने से रोकने वाला करार उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वे ऐसी रोक लगाता है। अतः कोई भी व्यक्ति करार के द्वारा किसी व्यक्ति को उस लाभ से वंचित नहीं कर सकता है जिसे वे अपने श्रम, दक्षता अथवा गुणों से प्राप्त कर सकता है। यदि करार का उद्देश्य कारोबार पर रोक न लगाना होकर उसका नियंत्रण करना है तो वे वैध होगा। यहाँ ध्यान दें कि व्यापार अवरोधक करार केवल लगाए गए अवरोधक के विस्तार तक ही शून्य होते हैं। व्यापार अवरोधक करार के अपवाद। गुडविल का विक्रय भागीदारी अधिनियम के तहत अपवाद।
सेवा की संविदा द्वारा अवरोध, व्यापार के संयोजन के मामले, उत्पादक अपने माल का विक्रय केवल एक ही क्रेता को विक्रय करने का करार। नौकरी के करारों में ऐसा प्रतिबंध अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारी जब तक एक नियोक्ता के पास कार्यरत है तब तक वह किसी दूसरे नियोक्ता के लिए कार्य नहीं करेगा अथवा कोई ऐसा व्यापार नहीं करेगा जो नियोक्ता के व्यापार के लिए प्रतिद्वंदिता पैदा करता हो। ऐसा प्रतिबंध भूतपूर्व कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। ब्रह्मपुत्रा टी कंपनी बनाम स्कार्थ में ब्रह्मपुत्रा टी कंपनी ने अपने असम के एक कर्मचारी के साथ ऐसा करार किया जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि वे अपनी सेवा समाप्ति की तारीख से 5 वर्षों तक असम से 40 मील की परिधि में ना तो कोई नौकरी करेगा, ना ही कंपनी के कारोबार जैसा कोई कारोबार करेगा। न्यायालय द्वारा यह करार शून्य ठहराया गया क्योंकि उसके द्वारा नौकरी छोड़ देने के बाद भी विधिपूर्ण व्यवसाय करने की उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता था। विधिक कार्रवाई अवरोधक करार धारा 28। विधिक कार्रवाई को रोकने के करार सार्वजनिक प्रकृति के अपराधों का समझौता करने के लिए दंड आरोपों को छुपाने के लिए किए गए करार अवैध एवं शून्य होते हैं। विधि का नियम है कि कोई अपराधों का व्यापार नहीं कर सकता है, अपराध को लाभ के स्रोत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सुरेंद्र बनाम गणेश चंद के मुकदमे में कहा गया कि कोई भी न्यायालय ऐसे करारों का समर्थन या परिवर्तन नहीं कर सकता है जिसका उद्देश्य न्याय करने का कार्य न्यायाधीशों से लेकर निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपना है। उदाहरण के लिए का ये जानते हुए कि खा ने एक कत्ल किया है, खा से 1 लाख रुपए प्राप्त करने का वचन लेता है, इसका प्रतिफल खा का भांडाफोड़ नहीं करना है। यहाँ कानूनी कार्रवाई रोकने का एक उदाहरण है और ऐसे करार अवैध एवं शून्य होते हैं। अधिनियम की धारा 28 निम्नलिखित 2 प्रकार के करारों को शून्य घोषित करती है। पहला, कोई ऐसा करार जो अपने किसी पक्षकार को किसी संविदा के अधीन अपने अधिकारों के संबंध में विधिक कार्रवाई करने से पूर्णतः रोकता हो। दूसरा, परिसीमा अधिनियम की अवधि को प्रभावित करने वाले करार। परिसीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि को कम करने वाला करार भी धारा 28 के अधीन शून्य होता है। राममूर्ति बनाम गोयप्पा के वाद में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी करार के एक खंड में यदि यह व्यवस्था की गई हो कि करार के भंग हो जाने की स्थिति में पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार पर भंग होने की तारीख से केवल 1 वर्ष के भीतर ही मुकदमा चला सकेगा तो वह खंड शून्य होगा। और करार में ऐसे खंड की मौजूदगी के बावजूद करार भंग किए जाने की स्थिति में पीड़ित पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वे परिसीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित अवधि अर्थात करार भंग होने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर दोषी पक्षकार पर मुकदमा चला सकता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देना उचित होगा कि परिसीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित परिसीमा की अवधि को बढ़ाने वाले करार भी शून्य होते हैं, परंतु वह इस धारा के अधीन शून्य न होकर धारा 23 के अधीन शून्य होते हैं क्योंकि उसका उद्देश्य विशिष्ट कानून के बंधों को विफल करना होता है। धारा 28 के अपवाद 1 और 2 के अनुसार पंच निर्णय ऑर्बिटेशन से संबंधित विधि को प्रभावित नहीं करती है। अर्थात यदि किसी करार के पक्षकार आपस में तय कर लेते हैं कि वे संविदा के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को पहले मध्यस्थ के लिए सौंपेंगे तो उनका ये करार एक वैध संविदा होगा। धारा 28 संविदा से उत्पन्न अधिकारों पर ही लागू होती है, सिविल या आपराधिक दोषों अथवा अपकृत्य के मामलों पर लागू नहीं होती है। केदारनाथ बनाम सीताराम के वाद में न्यायालय ने कहा कि धारा 28 ऐसे किसी करार पर भी लागू नहीं होती है जिसके पक्षकार आपस में तय कर लेते हैं कि वे किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं करेंगे। यदि किसी करार के पक्षकार आपस में तय कर लेते हैं कि वे परीक्षण कार्रवाई करने वाले न्यायालय के विरुद्ध अपील नहीं करेंगे तो ऐसा करार वैध होगा क्योंकि धारा 28 विधिक कार्रवाइयों के किए जाने के संबंध में लगी पूर्ण रोक पर लागू होती है, आंशिक रोक पर नहीं। उक्त करार के पक्षकार बखूबी न्यायालय की शरण ले सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे पर केवल ये रोक लगाई है कि हारने वाला पक्षकार अपील नहीं करेगा। अनिश्चित अर्थ वाले करार धारा 29। जिन करारों का अर्थ निश्चित नहीं होता है या निश्चित नहीं किया जा सकता है वे करार शून्य होते हैं। ये अनिश्चितता मूल को लेकर, मात्रा को लेकर, विषय वस्तु को लेकर या फिर स्वामित्व को लेकर हो सकती है। धारा 29 ये सुनिश्चित करती है कि संविदा के सभी पक्षकार अपने संविदागत अधिकारों और दायित्वों की प्रकृति और विषय क्षेत्र की भली भांति जानकारी हो। यदि पक्षकारों द्वारा करार में प्रयुक्त शब्द भ्रामक हो या अनिश्चित हो तो करार का विधि द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए बी को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। इस करार में यह स्पष्ट नहीं होता है कि ए का आशय बी को किस तरह के तेल बेचने का है, अतः तेल की क्वालिटी की अनिश्चितता को लेकर यह करार शून्य है। बाजी के करार धारा 30। संविदा अधिनियम की धारा 30 के अनुसार बाजी लगाने के रूप में किए गए करार शून्य होते हैं।
बाजी लगाने का करार वह करार होता है जिसमें दो पक्षकार भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर एक दूसरे को धन या धन के बदले में कुछ वस्तु या संपत्ति देने का वचन देते हैं कि यदि घटना घटित होती है तो पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार को, और यदि घटना नहीं घटित होती है तो दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार को धन या धन के बदले में वस्तु या संपत्ति देगा। उदाहरण के लिए राम और मोहन आपस में करार करते हैं कि आईपीएल क्रिकेट मैच में यदि मुंबई जीतती है तो मोहन राम को 5,000 रुपए देगा, और यदि टीम मुंबई नहीं जीतती है तो राम मोहन को 5,000 रुपए देगा। यह एक बाजी लगाने का करार है जिसे सट्टा या जुआ भी कहा जा सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम में बाजी करार को परिभाषित नहीं किया गया है। बाजी करार की प्रकृति की व्याख्या कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के प्रकरण में की गई है। बाजी करार उसे कहते हैं जिसके द्वारा दो पक्षकार एक भविष्यकालीन अनिश्चित घटना के बारे में विभिन्न मत रखते हुए आपस में तय करते हैं कि उस घटना के निश्चयीकरण हो जाने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कुछ धन या कोई अन्य वस्तु जीतेगा। बाजी लगाने के करार की विशेषता ये होती है कि घटना अनिश्चित होती है क्योंकि इसे भविष्य में घटित होना होता है, और यदि घटना घट चुकी है तो पक्षकार उसके परिणाम को नहीं जानते हैं और घटना के परिणाम के बारे में परस्पर विरोधाभासी विचार रखते हुए, जैसे कि मैच का परिणाम क्या होगा। बीमा संविदाओं में ये व्यवस्था की जाती है कि बीमाकर्ता किसी भावी अनिश्चित घटना के घटित हो जाने पर बीमा करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित रकम की अदायगी करेगा। फिर भी बीमा की संविदा एक वैध संविदा होती है जिसे बाजी करार नहीं माना जाता है।